आज हम देखेंगे आप लोगों के क्लास में जो आता है कक्षा 10 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं जैव विविधता। इसमें से पूरा 100% क्लियर है कि आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न आने हैं। तो अच्छा हम इसमें क्लियर देखेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, मतलब बहुत कम समय में हम इस पूरे को समझ लेंगे। डिटेल्स आप लोगों को पहले से पढ़ा दिए हैं। इस समय केवल हमारा काम इतना रहेगा कि आप लोगों को बस उसका रिवीजन करवा दें कम समय में। तो अच्छा पहले हम लोग देखेंगे कि जैव विकास होता क्या है। इसका मतलब है कि जितने भी जीव थे जीवों का विकास कैसे हुआ है उसको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ लोगों के सिद्धांत दिए गए हैं। उन्हीं सिद्धांत को हम अगर एक शब्द में बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं जैव विकास का सिद्धांत। इसमें कई वैज्ञानिक थे, जिसमें सबसे पहले आपके आए थे लैमार्कवाद, फिर इनके बाद आया था एक सिद्धांत डार्विनवाद, फिर इसके बाद आया था उत्परिवर्तनवाद। लेकिन आप लोगों के सिलेबस में केवल इतना है कि आप लोगों को पढ़ना है डार्विनवाद और लैमार्कवाद और डार्विनवाद। तो हम बस पहले ये जानेंगे कि आखिर जैव विकास होता क्या है। जब ये लोग खोजबीन कर रहे थे उस समय ये लोग पता लगाए थे कि जीवों का विकास जो हुआ था एकदम पहले जो सूक्ष्म जीव थे उन सूक्ष्म जीवों से हुआ था बड़े जीवों का विकास। उन सभी सूक्ष्म जीवों का कोशिका का विभाजन हो रहा था। फिर इसके बाद उस सूक्ष्म जीव से बड़े बड़े जीवों का निर्माण हुआ। अब उसमें हम देखेंगे कुछ अंतर कि लैमार्क और डार्विनवाद के बीच में क्या अंतर है। उसमें लैमार्कवाद के जितने भी सिद्धांत मुख्यतः हमको 4 भाग में बांट सकते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था 1809 ईस्वी में और ये दिया था 1859 ईस्वी में, लगभग 50 साल बाद उन्होंने दिया था। इसमें हम लोगों को 4 पॉइंट आपको याद रखने, एग्जाम केवल आपको इतना ही लिखना है। फिर इसके अंदर अभी हम जो आपको बता रहे हैं उसको आपको ऐड कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया वातावरण का सीधा प्रभाव। वातावरण का सीधा प्रभाव का मतलब जो लिखना से है कि जितने भी जीव हैं अगर उनको जीवित रहना है तो उनके ऊपर जो वातावरण का प्रभाव है वो पड़ता है। अगर वो उस वातावरण के प्रभाव को झेल लेते हैं या उसमें अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, इसका मतलब वो तो जीवित रहेंगे, अन्यथा वो लोग जीवित नहीं रहेंगे, वो जीव नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद था अनुकूलन की प्रवृत्ति। यह भी जो बात इन्होंने कहा यहाँ पर वही इसमें भी कहा गया वातावरण के प्रति अनुकूलन, तो हम बाद में लिखेंगे। तो अनुकूलन की प्रवृत्ति का मतलब होता है कि हमेशा मौसम बदलता रहता है, हमेशा परिस्थितियां बदलती रहती है। उन परिस्थितियों के साथ अगर कोई जीव अपने को ढालेगा तब तो वो जीवित रहेगा, अन्यथा वो जीव विलुप्त हो जाएगा। इन्होंने समझाया था लैमार्क के अनुसार, उन्होंने यह कहा था कि अगर कोई जीव जिस अंग का उपयोग जितना ज्यादा करेगा वह अंग अगली पीढ़ी में जाएगा और वह क्या हो जाएगा, उस अंग का उपयोग करने से वो अंग बड़ा हो जाएगा। अगर उस अंग जिस भी अंग का उपयोग हम लोग कम करेंगे या नहीं करेंगे वह अंग धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। उन्होंने इसमें कहा था पॉइंट नंबर 3 में अंगों का उपयोग और अनुपयोग। यदि हम किसी भी अंग का उपयोग लगातार करेंगे तो वह अंग बढ़ेगा और अगर उसका उपयोग नहीं करेंगे तो वह अंग विलुप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसको उन्होंने समझाने के लिए जिराफ का उदाहरण लिया था, जिसमें उन्होंने ये समझाने की कोशिश किया था कि जिराफ पेड़ की पत्तियों को पाने के लिए अपने गर्दन को बार बार ऊपर उठा रहे थे, जिसके कारण उसके आगे के पैर और गर्दन ऊंचे ऊपर करने के कारण लंबे हो गए थे। और अनुपयोग का मतलब वो समझाने थे सर्प का उदाहरण लेकर कि यदि पहले उनके अनुसार जो सर्प होते थे उनके पास पैर होते थे, जब सर्प भाग रहे होते थे तो उनके पैर झाड़ी में फंस रहे थे। तो इससे बचने के लिए उन्होंने कहा कि उसने अपने पैर का उपयोग करना कम कर दिया। धीरे धीरे उनका पैर का हो गया, लुप्त हो गया, खत्म हो गया। तो इनके कहने का 100% मतलब इतना है कि अगर जिस भी अंग का उपयोग करेंगे वह रहेगा, जिसका उपयोग नहीं करेंगे वो नष्ट हो जाएगा। फिर उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी ऐसा लक्षण, पहले हम समझेंगे कि उपार्जित लक्षण होते क्या है। ऐसा कोई भी लक्षण जो हमको अपने वातावरण में प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ऐसे वाले लक्षण को हम लोग कहते हैं उपार्जित लक्षण। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो हम जितना भी ज्ञान लिए वो वातावरण में रहकर ज्ञान लिए हैं, ऐसे वाले को हम कहेंगे उपार्जित लक्षण। या हम बहुत बढ़िया से क्रिकेट खेल रहे हैं, ये हमको पहले से नहीं आ रहा था लेकिन वातावरण में या लोगों के द्वारा हम उसको सीख लिए हैं, तो ऐसे सभी वाले लक्षण को हम लोग बोलते हैं उपार्जित लक्षण। तो इनका कहना था कि जितने भी उपार्जित लक्षण होते हैं अगर वो हमारे अंदर है, अगर वो तो वो अगली वंशागति का मतलब वो अगली पीढ़ी में अपने आप चले जाते हैं। यदि कोई भी ऐसा लक्षण हो जिसको हम वातावरण में ग्रहण किए हैं तो यह लक्षण
अपने आप अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। तो इनकी यहाँ तक बात को कुछ वैज्ञानिक लोग थे जो सहमत नहीं थे। अब जैसे उन्हें उदाहरण देकर इनसे पूछा गया था कि अगर ऐसी बात है कि जो लक्षण हम प्रकृति से ग्रहण करते हैं वो वंशागति होती है, तब कुछ बातों को उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। जैसे कि उनसे पूछा गया कि जितनी भी भारतीय महिलाएं हैं या जितनी भी महिलाएं हैं उनके कान और नाक में छिद्र बहुत समय पहले से, कई सालों पहले से होता जा रहा है, लेकिन उनके आने वाली पीढ़ियों में ऐसा देखा गया है कि कभी भी ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ जिसका कान या नाक छिदा हो। तो अब जब इनसे पूछा गया ऐसा क्यों हुआ तो यह नहीं बता पाए। फिर इनसे एक बीजमैन नामक वैज्ञानिक थे जो कहे थे कि देखिए अगर आपके अनुसार बात सही होती तो हमें एक चूहा को, उनके एक चूहा था इसका उन्होंने पोंछ काटा था लगभग 80 पीढ़ियों तक, तो उन्होंने देखा था कि कभी भी ऐसा चूहा पैदा नहीं हुआ जिसमें पोंछ न लगा, मतलब सब में पोंछ लगा था। इसका मतलब उनका ये जो उत्पादित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत था वो फेल हो गया, ये उनकी कुछ कमियां थी। अब हम आएंगे डार्विनवाद में। डार्विनवाद वैज्ञानिक थे डार्विन नामक, उनके द्वारा दिया गया डार्विनवाद का सिद्धांत। उन्होंने अपना सिद्धांत 1864 में दिया था जो इनके बाद का समय था। अब यह भी अपने बातों को रखे थे जिसमें इन्होंने अपने बातों को समझाने के लिए 6 पॉइंट दिया था जो आप लोगों के सामने श्याम पर लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले हमको देखना है जीवों में संतानोत्पत्ति की अत्यधिक क्षमता। इसका मतलब है कि इन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के अंदर यह क्षमता पाई जाती है कि वो अत्यधिक संतान को उत्पन्न करते हैं। अगर ऐसा होने लगे तो कभी जीव जीवित रहने लगे तो धरती पर हम लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलेंगे। इसीलिए होता क्या है कि प्रकृति उनको मारने के लिए उनके बीच संघर्ष कराती है। अब वह जीव जो यहाँ से जो पहले सिद्धांत में इनके द्वारा बताया गया कि अत्यधिक जीव होते हैं, अगर वो सभी जीवित रह जाएंगे तो हम लोग नहीं रह पाएंगे। इसलिए उनको अपने को जीवित करने के लिए, प्रकृति में बढ़ाने के लिए अपने के बीच संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी अपनी जातियों के बीच में करना पड़ता है, कभी कभी दूसरे जातियों जैसे कभी कभी शेर और हिरण के बीच में, कभी कभी शेर और शेर के बीच में, मतलब कभी समान जातियों और असमान जातियों के बीच में संघर्ष करना पड़ता है। अब जो संघर्ष में जी पाता है बस वही बच पाता है, अन्यथा वो जीव मर जाता है, खत्म हो जाता है। इसके बाद प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत। इसका मतलब है कि प्रकृति, वर्ण का मतलब चुनाव करती है। प्रकृति चुनाव करने का मतलब है कि वातावरण का परिस्थिति सदैव एक जैसा नहीं रहता। कभी हो सकता है आंधी आए, कभी तूफान आए, कभी बारिश हो। इन सभी प्रकृति की आपदाओं से जो जीव अपने को बचा पाता है वही जीव अगले समय के लिए सर्वाइव कर पाता है, अन्यथा वो जीव विलुप्त हो जाता है, मर जाता है। इसके बाद भिन्नताएं क्यों, आनुवांशिकता। इसमें उन्होंने बताया था कि जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के अंतर्गत कुछ न कुछ भिन्नताएं अवश्य होती है। इतना कि अगर कोई मालूम पिता है, उनके दो संतानें भी हैं, उन संतानों में कुछ न कुछ अंतर देखने को जरूर मिलता है। सभी एक जैसे नहीं रहते, उनके में कुछ अंतर होता है। उसी तरह से जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के अंदर कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। अब होता क्या है कि जो अंतर उस जीव के जीने के लिए लाभदायक होते हैं वह अंतर उनके अगली पीढ़ी में चला जाता है, या वह लक्षण अगली पीढ़ी में चला जाता है। अगर कुछ ऐसे लक्षण हो जो उनके अनुकूल नहीं थे तो वो कहा वो जीव तो पहले खुद ही मर जाएगा, क्योंकि वो जब उसके प्रतिकूल है तो वो जिएगा नहीं, मर ही जाएगा। अगर वो उसके अनुकूल है तो वही लक्षण अगली पीढ़ी में चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है आनुवांशिकता, मतलब जो आपको फायदा पहुंचाने वाले रहेंगे वो अगली पीढ़ी में चले जाएंगे। वातावरण के प्रति अनुकूलन। अगर आप बदलते समय के साथ या बदलते वातावरण के साथ अपने को ढाल लिए तब तो जीवित रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। इसके बाद में दिया नई जातियों की उत्पत्ति। इसमें सिंपल सा है कि इनके अनुसार जितने भी जीव थे उनका क्रमिक विकास हुआ है। अब होता क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी थोड़ी सी भिन्नताएं कई पीढ़ियों तक जाते जाते इतना ज्यादा हो जाती है कि लगता है नहीं है कि अब यह वैसा ही आ गया। अब होता क्या है कि यह पहले जैसा था अब उससे एकदम पूर्णतः अलग हो जाता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अब एक नई जाति बन गई। इस तरह से उन्होंने अपने पूरे सिद्धांत में समझाया था कि जीवों में संतान उत्पन्न करने की अत्यधिक क्षमता होती है। वह सब जीवन भर अपने संघर्ष करते रहते हैं, जो जीवित रहता है वही दिखाई देता है। प्रकृति वर्णवाद का सिद्धांत मतलब प्रकृति उनका चुनाव करती है। इसके बाद कुछ भी भिन्नताएं होती है जो उनके लिए लाभदायक होती है वो अगली पीढ़ी में जाती है।
और वातावरण के प्रति जो अपने को अनुकूलित कर पाता है वो जीवित रहता है। अब इनमें थोड़े थोड़े परिवर्तन होते होते इतना ज्यादा परिवर्तन हो जाता है कि एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। धन्यवाद।